हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था और उसके रीजंस की हमने बात कर ली थी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्यों एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अभी हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या हो गया कि वो कौन सी कंडीशंस होती है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। वैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा सा अगर रिकैप कर लें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था सर। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, दैट मींस इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है एंड प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड क्या होती है वो इंक्रीज होती है। हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये होता था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तब हम बात करते हैं वो केसेस की जहां पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है, अब सबसे पहला हम कह सकते हैं केस है वो है आपका गिवन गुड्स। गिवन गुड, देखो गिवन गुड्स की बात करें अगर हम, तो ये जो कंसेप्ट है इसको पहचाना गया था ब्रिटिशर्स जो थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, वहां पर इस फिनोमिना को पहचाना था। और उसको पहचाना किसने था, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कंसेप्ट को पहचाना। इन्होंने देखा यार वहां पर जो लो पेड वर्कर्स थे, लो पेड वर्कर्स जो थे वहां पर, यानी कि उनकी जो मेन डाइट थी ना वो क्या थी, उनकी मेन डाइट थी ब्रेड। देखिए क्या कहता है वो, इन्होंने पहचाना कि जो वहां के वर्कर्स थे, लो पेड वर्कर, हम कह सकते हैं लो पेड वर्कर जो थे, उनकी जो मेन डाइट थी वो डाइट क्या थी, उनकी मेन डाइट जो थी उनकी थी ब्रेड। ओके, तो उनकी मेन डाइट ब्रेड थी, तो वो ब्रेड को ज्यादा कंज्यूम करते थे। उसके बाद जो सेकेंडरी डाइट थी, मेन डाइट तो ये थी उनकी, मेन डाइट थी, दूसरी सेकेंडरी डाइट थी उनकी मीट हो गया या मिल्क हो गया या कुछ भी हम और कुछ कह सकते हैं आपका, ये क्या थी आपकी सेकेंडरी डाइट थी। ओके अब हुआ क्या सर, जब ब्रेड का प्राइस, ये हम कह सकते हैं जब इसका ब्रेड का प्राइस आपका इंक्रीज हुआ, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उनके एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ा होगा। तो जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उनके पास ना अब पैसे कम पड़ने लग गए थे, क्योंकि अब उनको इनटेक तो पूरा करना था अपना कैलोरीज का, या फिर जो भी उनकी न्यूट्रिशन होते हैं उसका इनटेक तो पूरा करना था उनको। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फिर जब इसका प्राइस बढ़ा ना, तो जो ब्रेड की जो डिमांड थी, डिमांड जो थी ब्रेड की, क्या कहते हैं हम, डिमांड फॉर ब्रेड, इसको भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्योंकि क्योंकि उनको अपनी जो इंटेक था, जो कैलोरीज इंटेक था उसको पूरा करना था। तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेड की कीमत बढ़ने के बाद भी उन्होंने उसकी डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत कम बचते थे दूसरी चीजों पे खर्च करने के लिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो ब्रेड को भी खर्च करना शुरू कर दिया। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हमारे सामने दिख रहा है ना पॉजिटिव रिलेशन। कैसे, किससे, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। यही होता है आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बाद भी आपकी डिमांड क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। इस फिनोमिना को किसने पहचाना था, सर रॉबर्ट गिफिन ने। इसलिए इस फिनोमिना का नाम क्या रख दिया गया, गिफिन गुड्स। सर ये स्पेशल टाइप्स के गुड्स होते हैं जहां ये देखा जाता है कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड जो होती है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका गिफिन गुड्स। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स। स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, देखिए बहुत सारी चीजें होती है आपकी जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम ब्रांडेड चीजों को कह सकते हैं, इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहते हैं। वैसे तो जब आप हायर स्टडीज में देखोगे तो वहां पे इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहते हैं, वेबलिन प्रभाव कहते हैं। क्या कहता है ये, कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे स्टेटस को शो करती है। जैसे हो गया ब्रांडेड, हम कह सकते हैं ब्रांडेड क्लॉथिंग हो गई, ब्रांडेड कोई भी सामान हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। ये सारी चीजें लोग परचेज क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीजें महंगी होती है। ऐसा लगता है कि जो महंगी चीजें होती है ना वो हमारे स्टेटस को डिफाइन करती है, हमारे स्टेटस को बताती है। इसलिए कंज्यूमर क्या करते हैं कि जो चीज महंगी होती है उसको ज्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाई प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए, बट स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स में क्या होता है आपका, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका गोल्ड हो गया है ना, या फिर ब्रांडेड होगी कोई सामान, ब्रांडेड गुड्स हो गए आपके। इन सभी चीजों में क्या होता है, इन सभी चीजों में प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड क्या होती है, वो बढ़ती है। ओके, थर्ड बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। देखिए इसका मतलब क्या होता है,
देखो हम ना अज्यूम करते हैं, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली होती है, कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली होती है, तो वो कीमत, वो प्रोडक्ट अगर आज महंगा भी है ना, तो भी हम उसको क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि कल कोई मोबाइल फोन है वो ज्यादा महंगा होने वाला है, तो आज भले ही उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, आज उसको ज्यादा परचेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर में हमको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आज अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पे करके खरीद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में भी आपका ये नियम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे कह सकते हैं हम, फोर्थ नंबर पे कह सकते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस का मीनिंग क्या हो गया आपका, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, बहुत बार क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होती है, हम कभी कभी नॉलेज ना होने की वजह से भी क्या करते हैं, महंगी चीजों को ज्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि हमको ये ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जब महंगी चीज होगी वो अच्छी होगी, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसको हम ज्यादा परचेज करते हैं, और कम महंगी चीज को हम कम परचेज करते हैं आपका। तो ये क्या कहता है आपका, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के केस में भी ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और लास्ट की बात करते हैं हम, लास्ट होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज, इसका मीनिंग क्या होता है, सर अगर हमको लगता है हमको लगता है कि भाई ये सामान आने वाले समय में खत्म हो सकता है, या फिर खत्म हो सकता है, या फिर नहीं मिलेगा हमको, तो हम क्या करते हैं, सर उसका प्राइस ज्यादा होने के बावजूद हम उसको क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं आपका। जैसे अभी कुछ दिन पहले नमक के साथ ही केस हुआ था, कोरोना का टाइम आया था, तो क्या हुआ था आपका, आई थिंक ये डिमोनेटाइजेशन का टाइम था, तब था कि नमक ना ऐसे हो गया था कि रैंडमली नमक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कि लोगों को लगा नमक खत्म हो जाएगा, नमक मिलेगा नहीं, तो नमक का प्राइस बढ़ गया। जब उसका प्राइस बढ़ा ना, लोगों ने ज्यादा परचेज करना उसको शुरू कर दिया, कि लगा था भाई कल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमको ये लगता है ना कि वो चीज खत्म हो जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है फ्यूचर मिलेगा नहीं, तो हम उसको कैसे सर्वाइव करेंगे उसके बिना। इसलिए हम क्या करते हैं, आज भले ही प्राइस ज्यादा होता है, बट फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, ज्यादा परचेज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। तो ये 5 पॉइंट है आपके, जो किसको दिखाते हैं सर, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इन 5 केसेस में। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, पर एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, इतना काफी है आपके, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन कारणों पे हम इन चीजों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा आखिरी टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड, तो उसको हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, चेंज इन डिमांड। अभी तक जो भी हमने देखी ना चीजें, उसके अंदर क्या कर रहे थे, हमने एक स्टेबल कर्व बनाया था। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की, डिमांड कब चेंज होती है और कैसे होती है। और ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ऊपर ही क्या होता है ना आपका, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है ना, इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसी टॉपिक से ना जो लास्ट वाला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां पर क्वेश्चन बनते हैं कि डिमांड में चेंज होने की वजह से, या फलाना चीज में चेंज होने की वजह से, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस में कैसे अफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे चेंज होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। चेंज, अगर मैं इसको अब 2 एरो से बना देता हूं कि 2 तरह के चेंज होते हैं सर। एक तरफ तो होता है आपका मूवमेंट अलोंग सप्लाई, अलोंग डिमांड कर्व, अलोंग डिमांड कर्व, और दूसरा होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए 2 हो गए आपके चेंज, एक तो होता है आपका मूवमेंट और दूसरा होता है आपका शिफ्ट। अभी हम बात करते हैं मूवमेंट। तो ये मूवमेंट क्यों होता है सर, ये मूवमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जो मूवमेंट होता है आपका वो क्यों होता है आपका, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का रीजन क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, मतलब क्या कहता है ये सर, जो ये हम बात करते हैं आपका मूवमेंट, वो मूवमेंट क्यों होता है सर, जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है, ओन प्राइस में चेंज आता है, तो उसकी वजह से आपका मूवमेंट होगा। और अगर प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं आपके, अगर उसमें कोई चेंज आता है, तो उसकी वजह से डिमांड का क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब इसको भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सर, एक होगा आपका एक्सपेंशन, और दूसरा होगा आपका कंट्रैक्शन। सेम इसमें भी हम 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं सर, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, इंक्रीज इन डिमांड,
एंड सेकेंड वन होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। ओके, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखिए अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, ये कब होता है सर? एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, एक्सपेंशन का मीनिंग बढ़ना होता है। तो ये कहता है आपका एक्सपेंशन कब होगा, आपका एक्सपेंशन हमारा कब होगा सर? मान लो कोई चीज है, इसका प्राइस आपका डिक्रीज हो गया, प्राइस अगर किसी कमोडिटी का डिक्रीज हो गया तो उस केस में इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन। और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो उसको कहेंगे हम कंट्रैक्शन। देखिए है ना, क्योंकि डिमांड हमारी कम हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सपेंशन कब होगा? जब प्राइस में कम होने की वजह से डिमांड आपका क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। कंट्रैक्शन कब होगा? सब प्राइस आपका बढ़ जाए और डिमांड आपकी कम हो जाए। देखिए इसको कर के थ्रू समझते हैं हम। ओके, अभी मान लो सिंपल ये सिचुएशन है आपका। अभी प्राइस ये देखो यहां पर हो गया P1, अब ये घट के ना यहां पर हो गया प्राइस ये और क्वांटिटी हो गई ये, तो ये हो गया P2 और यहाँ पर Q1 था और ये हो गया Q2। देखिए प्राइस आपका डिक्रीज हुआ तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड हमारी क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कर्व आपका। ओके, तो ये देखो कर्व जो होता है वो एक्सपेंशन, यहाँ पर डिमांड कर्व क्या हो गई, वो बढ़ गया। तो प्राइस में कम होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, डिमांड आपकी बढ़ गई। इसको कहते हैं एक्सपेंशन। यहीं से देखो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यहाँ पर मूवमेंट ना ऊपर नीचे होता है। जैसे इसकी अगर आप कर्व की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा आपका सर? अभी डिमांड ये थी, जब आपका डिमांड प्राइस ये हुआ, देखिए P1 Q1 P2 Q2, इसमें देखिए मूवमेंट कैसे, ध्यान से देखिए एरो, देखिए है ना, क्या कह रहा है आपका सब? प्राइस होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई। यहां पर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, वो इंक्रीज कर गई। तो मूवमेंट अलोंग अलोंग डिमांड कर, देखो ये लिखा हुआ है ना आपका अलोंग डिमांड कर, यानी कि एक ही कर्व के ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। देखिए ओके, जब हम इंक्रीज की बात करते हैं, देखिए इसमें ना प्राइस तो आपका कांस्टेंट है। इसमें क्या हो गया, प्राइस तो आपका कांस्टेंट है, प्राइस तो आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है, बट डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। इस वाले केस में क्या होगा, सब प्राइस कांस्टेंट है बट डिमांड क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका इसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। देखिए कैसे, इसका कर्व देखिए अभी सर ये प्राइस हो गया P1 एंड ये क्वांटिटी हो गई आपकी Q1। अभी क्या हुआ, प्राइस तो सेम ही रहा बट अब डिमांड देखो ये था ना आपका, अब ये कर्व यहां पर शिफ्ट हो गया Q2। देखिए शिफ्ट क्या हो गया आपका, ये आपका D था और D से बढ़ के क्या हो गया, D1 हो गया। क्या हो गया, डिमांड आपकी इंक्रीज कर गई। प्राइस तो सेम ही रहा बट डिमांड क्या हो गई आपकी, वो बढ़ गई। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा सर? सेम ही बनेगा आपका। देखिए प्राइस तो सेम ही रहा P1, लेकिन क्वांटिटी Q1 से घटकर क्या हो गई, Q2 हो गई। तो ये सामने होता है हमारे इंक्रीज इन डिमांड और ये क्या होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है आपका, सब प्राइस तो कांस्टेंट है बट डिमांड फिर भी कम हो गई। इस वाले केस में क्या हो रहा है, सब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई आपकी, वो इंक्रीज हो गई। अभी हम इसके रीजन की बात करेंगे, एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं सर रीजंस की बात करते हैं। यहां मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। इसका अगर देखो अगर हम इसके रीजन की बात करेंगे तो सिमिलर ही रहेगा आपका ये, बट इसमें क्या होता है ना, चीजें चेंज होती हैं आपका। तो देखो इसके रीजंस की हम बात करते हैं। मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसका रीजंस दिखा रहा हूं आपको, देखो क्या हो सकता है सर। इंक्रीज इन डिमांड के रीजन की बात करें अगर, देखिए यहां मैं रीजन लिख देता हूं ऊपर, रीजंस। सबसे पहले तो क्या होगा सर, रीजन देखो प्राइस को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी चीजें होंगी ना वो इन दोनों में कवर हो जाएगी। हम क्या करते हैं, दो तीन चीजों को लेके चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ओके, ये क्या हो रहा था आपका, इसमें हम कह सकते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहां पर, और मैं साथ साथ इसका भी ले लेता हूं, यहां पर रीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए कैसे वर्क कर रहा है,
सर इस वाले में क्या हुआ कि चाय और कॉफी की हमने बात करी, तो लेट्स सपोज ये कर्व जो हो गया था वो चाय का हो गया, टी का कर्व हो गया। अब कॉफी अगर महंगी हो जाएगी तो उससे होगा क्या, जो लोग कॉफी पीते थे ना वो भी कहां शिफ्ट कर जाएंगे, चाय पे शिफ्ट कर जाएंगे, टी पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसलिए टी का प्राइस तो सेम ही रहा, लेकिन कॉफी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो कॉफी के कंज्यूमर्स थे वो भी कहां शिफ्ट हो गए, टी पे। तो इससे डी की डिमांड क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर कॉफी सस्ती हो गई आपका, तो जो चाय पीते थे वो भी लोग क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी के ऊपर। इस वजह से जो चाय की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक पॉइंट तो ये हो सकता है आपका। सेकंड पॉइंट हो सकता है आपका इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और यहां पर हो जाएगा आपका डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके देखिए कैसे काम कर रहा है सर, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो सेम है, बट हुआ क्या, अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है सर, सेम प्राइस में ज्यादा चीजों को अफोर्ड कर सकता है। तो जब ज्यादा चीजों को अफोर्ड कर पाएगा तो ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहा है वो। तो हम कह सकते हैं जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो भी क्या होता है, डिमांड का क्या हो जाएगा आपका, आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो भाई अब सेम क्वांटिटी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब क्या करेगा, सेम प्राइस पे उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज इन डिमांड। थर्ड हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड increase, expected increase in price, expected increase in price, expected increase in price in future, और expected decrease in price in future। देखो ये कैसे काम करता है सर, फ्यूचर में अगर कोई चीज महंगी होने वाली है, फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो कंज्यूमर क्या करेंगे सर, कंज्यूमर ना आज प्रेफर करेंगे, आज क्वांटिटी को ज्यादा परचेज कर लेंगे कि आज उनको प्राइस कम पे करना पड़ रहा है। तो आज जब कम प्राइस पे करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करेगा। तो देखिए कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा डी से डी डैश पे, क्योंकि आज कंज्यूमर की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। बट अगर फ्यूचर में कोई चीज अगर सस्ती होने वाली है तो कंज्यूमर क्या करेंगे, आज का कंजम्पशन पोस्टपोन कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं, जब प्राइस कम होगा तब हम तभी परचेज कर लेंगे, तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये भी एक रीजन होता है। देखो तीन तो मेन रीजन हो गए, उसके अलावा हम और भी चीज देख सकते हैं आपका, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर टेस्ट में फेवरेबल चेंज आता है आपका, टेस्ट में फेवरेबल चेंज आएगा तो भी क्या हो जाएगा सब, प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेस्ट में अनफेवरेबल चेंज आया तो इसकी वजह से भी क्या होगा आपका, सब प्राइस तो सेम ही रहेगा बट डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ऐसे अदर फैक्टर्स जितने भी है ना वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब एक लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिमांड इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है और बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। सिंपल पूछा गया आपका, व्हाई डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज क्यों होती है। अब जैसे इसमें आपने आंसर दिया ना ड्यू टू प्राइस, तो आपका वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब एग्जामिनर जो है ना वो समझ जाएगा कि भाई बेसिक ही ले रहे हैं इस बच्चे के, क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से ना एक्सपेंशन होता है ना कि इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है सर, इंक्रीज में आपको क्या लिखना है, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स में जो भी आपने पढ़ा होगा, पीछे फैक्टर्स में हमने बात करी थी, वीडियो हमने डाली है, उसको आप देख लेना प्लीज। तो उसमें प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपका क्या होता है, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिमांड इंक्रीजेस। तो आपको सिंपल लिख के आना है आपका, ड्यू टू अदर फैक्टर्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में, देखो जनरली क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन आपका ऐसा पूरा नहीं पूछेगा कि व्हाई डिमांड इंक्रीजेस, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है कि हाउ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ये क्वेश्चन आएगा, आता है आपका कि हाउ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ऐसे क्वेश्चन आता है। या हाउ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इस तरह से क्वेश्चन आपके ये आते हैं। तो ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में बड़े क्वेश्चन में भी आपका ये आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर हमने इसको कवर कर लिया है। ओके, अभी हमने क्या किया, थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों आप लोगों की डेट शीट भी आ गई होगी, तो आपको पता ही है 15 तारीख को सर एग्जाम है हमारा 11th क्लास का, है ना। तो हम क्या करें, तो देखो मेरा प्लान ये है कि अभी 15 तारीख से पहले ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, वो सारे की सारे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या करना है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स,
आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी कम है, इसका पता करने का तरीका सबसे अच्छा होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के आप क्या कर लो, डिस्कस कर लो। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा ये प्लान है कि हम लास्ट के जो 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स है आपके इकोनॉमिक्स के, उन सबको क्या करूंगा मैं डिटेल में जो है वो उसकी वीडियो लेके आऊंगा, उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी क्या होता था 2018 से पहले क्या था ना, 2018 से पहले जो 11th क्लास में, जो 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में थी और 11th क्लास में इंडियन इकोनॉमी थी। तो मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं उसको बनाऊंगा वीडियोस, जिसमें हम क्या कर लेंगे, सारे के सारे टॉपिक जो है हम कवर कर लेंगे एग्जाम से, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन क्या हो जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।